हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं, प्रेग्नेंट बहू और प्रेग्नेंट बेटी, जिसमें अपनी बहू के लिए वो दर्द नहीं है जो दर्द अपनी बेटी के लिए है। तो कहानी शुरू करते हैं अब। चाय नाश्ता करने के बाद सरिता जी बार बार अपने फ़ोन की तरफ देख रही थी। आज उनकी बेटी की रिपोर्ट आने वाली थी। हालांकि उनकी प्रेगनेंसी 7 महीने पूरी कर चुकी थी, मगर उसके बिगड़ते स्वास्थ्य को देख डॉक्टर ने सोनोग्राफी और ब्लड टेस्ट करवाए थे। बस अभी अपनी बेटी के फ़ोन का इंतज़ार कर ही रही थी कि जल्दी से पता चले कि बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ हैं, तब उनके कलेजे को ठंडक पड़े। इतने में फ़ोन बजा और सरिता जी इधर उधर देखकर अपने कमरे की तरफ भागी। तुरंत फ़ोन उठाकर पूछी, क्या हुआ बेटे, सब ठीक तो है ना? बस एक बार बता दे, मुझसे नहीं रहा जा रहा। कोई आवाज़ ना सुनी तो फिर बोली, अरे बोल ना, मेरी जान निकली जा रही है। उधर अंजलि सोनोग्राफी रिपोर्ट हाथ में लिए सिसकते हुए बोली, मेरे बच्चे का विकास जितना होना चाहिए था उतना हुआ ही नहीं, वो बहुत कमज़ोर है। मुझे भी एनीमिया निकला है। अगर ऐसा ही रहा तो मेरी जच्की में बहुत रिस्क है, या तो मैं या बच्चा किसी एक की जान बच पाएगी। डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी है कि मुझे अपने खान पान पर पूरा ध्यान रखना है, मगर आप तो मेरी सास को जानती हैं, 2 वक्त की रोटी भी चैन से खाने नहीं देती। अगर कभी भूख लगे तो कहती है कि ज़्यादा खाएगी तो शरीर फूल जाएगा, फिर नॉर्मल डिलीवरी के बजाय ऑपरेशन कराना पड़ेगा। इतना खर्चा कौन करेगा? मुझे बहुत थकान और कमजोरी महसूस हो रही है, मगर कभी मुझे आराम नहीं करने देती। कहती है हाथ पांव चलाती रहो, स्वस्थ रहोगी, वरना ऐसे तो खटिया पकड़ लोगी तो तुम्हारी सेवा कौन करेगा? बेटा, दामाद जी से बात करके यह रिपोर्ट दिखाकर बोल, तुझे खाने पीने और आराम की कितनी ज़रूरत है। अमित तो अपनी माँ के कहे पर ही चलते हैं, आज्ञाकारी पुत्र जो ठहरे माँ। जब से मैं गर्भवती हुई हूँ तब से महीने में 1-2 बार ही शहर से वापस आते हैं, और तो और सासू माँ मुझे फ़ोन भी नहीं करने देती है। कहती है बार बार मेरे बेटे को फ़ोन करके परेशान मत किया करो, बेचारा मेहनत करता है और तुम्हारी तरह मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ता। अब तुम ही बताओ माँ, मैं क्या करूँ? अभी भी सासू माँ सत्संग गई है, इसलिए तुमसे बात कर पा रही हूँ, वरना वह मुझसे कभी भी फ़ोन नहीं करने देती। माँ, मुझे इस नरक से वापस बुला लो। बोलते हुए अंजलि रो पड़ी। अपने जिगर के टुकड़े का रोना सुन सुधा जी का कलेजा मुंह को आ गया। इतने लाड प्यार से पाली बेटी की ऐसी हालत देख उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अपनी साड़ी के पल्ले से आंसू पोंछने पलटी ही थी कि देखा बहू सौम्या सामने खड़ी थी, जो कि अपनी सास ननद की बातें स्पीकर ऑन होने की वजह से सुन चुकी थी। जाने क्या था उन आंखों में, गहरे शांत समुंदर सी आंखें थी, मगर चीख चीख कर कह रहे थे जैसी करनी वैसी भरनी। 4 साल पहले सौम्या इस घर की बहू बनकर आई थी, जिसने पूरे मन से अपने ससुराल में रमने की कोशिश की, सबको खुश करने में लगी रहती, मगर शिकायतें ख़त्म नहीं होती। इसी बीच जब वह गर्भवती हुई तो उसने पहले की तरह जल्दी जल्दी काम नहीं कर पाती, जिसको लेकर सरिता जी एक ही ताना मारती, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, घर परिवार संभाला है, तुम कुछ अनोखा काम नहीं कर रही हो, जो आराम करने के बहाने ढूंढती रहती हो। यहाँ तक कि उसके खान पान में भी कमी करके बाहर से कुछ लाने की अनुमति तो थी ही नहीं। वह भी जब सब खा लेते थे उसके बाद ही उसे खाने को मिलता। यही नहीं, कोई तकलीफ होने पर डॉक्टर के पास ले जाने में भी उन्हें बड़ा कष्ट होता। कहती हूँ बार बार डॉक्टर के चक्कर काटोगी तो पैसे बर्बाद होंगे ही, साथ में तुम्हें दवाइयाँ खिला खिला कर ही मार देंगी। सौम्या कहती, मैं कुछ दिन अपने मायके रह आती हूँ, मन बदल जाएगा। तब सरिता जी बोलती, बहू तुम्हारा दिमाग खराब है, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि हम अपनी बहू की देखभाल नहीं कर सकते, इसलिए मायके भेज दिए। और तुम्हारी माँ तो है ही नहीं, फिर तुम क्या सोचती हो तुम्हारी भाभी तुम्हें आराम कराएगी? कभी नहीं। और तुम यहाँ से चली गई तो काम कौन करेगा? देखो मेरे तो घुटने में बहुत दर्द है। अंजलि का तो तुम्हें पता ही है, वह घर की लाडली बेटी है, वह तो एक गिलास पानी भी अपने हाथ से भर कर ना पी सकती है, इसलिए तुम कहीं नहीं जा रही, समझी?
थक कर सौम्या ने अपने पति से इस बारे में बोली तो वे बोले, माँ अनुभवी है, तुम उसके कहे पर ही चलो, देखना तुम्हारी डिलीवरी में कोई परेशानी नहीं आएगी। वरना इसी लापरवाही के चलते सौम्या को समय से पहले ही दर्द होने लगे, मगर सास ने यह बोलकर उसे चुप करा दिया कि बच्चा अपने समय पर ही आता है, यह छोटे मोटे दर्द तो उठते ही रहते हैं, चुपचाप काम में लगे रहो, कोई दर्द तुम्हें याद आएगा ही नहीं। मगर यह क्या, अगली सुबह ही उसने असहनीय दर्द, ब्लीडिंग होने लगी और वह बेहोश हो गई। तब जाकर पति अमित ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। वहाँ बहुत ही मुश्किल से जच्चा और बच्चा दोनों की जान बची। डॉक्टर ने अमित को खूब खरी खोटी सुनाई। आपने अपनी पत्नी की जान कितने बड़े खतरे में डाल दी थी, आपको अंदाजा भी है 1 मिनट की देर और हो जाती तो दोनों मर चुके होते। इतना सुनते ही अमित के रोंगटे खड़े हो गए। उसने डॉक्टर से माफ़ी मांगी और आगे से ऐसी गलती कभी ना हो ऐसा वादा किया। बस उस दिन से सौम्या का मन अपने ससुराल वालों के लिए जी खट्टा हो गया। अब वह किसी की नहीं सुनती, चाहे कितनी भी लड़ाई हो, अपनी बात पर अड़ी रहती है। इसलिए अब वो असंस्कारी और बहुत ही खराब बहू बन चुकी है। मगर सौम्या को समझ में आ गया था कि अगर हक की लड़ाई नहीं लड़ेगी तो कल को उसे और उसकी बेटी दोनों को ही ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि सरिता को इंसान और जानवर में कोई फ़र्क दिखाई नहीं पड़ता। मगर आज जब अपनी बेटी तड़प रही थी तो उन्हें अपनी बहू का दर्द दिखाई देने लगा। माँ जी एक काम कीजिए, अभी आप सविता आंटी को फ़ोन करिए और कहिए आप दीदी की डिलीवरी मायके में कराना चाहती हैं, मगर उसकी सास बहुत खड़ूस है, अंजलि को नौकरानी बनाकर रखा है, घर के सामने सारे काम करवाती है, दामाद भी अपनी माँ की कोई बात नहीं काटते, इसलिए उसका एक छत्र राज चलता है। साथ में पता नहीं कहाँ से पुराने ज़माने की आटा चक्की मंगवा ली है और रोज़ चक्की चलवाती है। कहती है तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी होगी, सारे खर्च बच जाएंगे, ज़्यादा मत सोचिए, आप फ़ोन लगाइए, मैं सब संभाल लूँगी। सौम्या पूरे आत्मविश्वास से बोली। अपनी बहू के कहने पर सरिता जी ने समधन सविता जी को फ़ोन लगाया। कुछ इधर उधर की बातें करने के बाद वह कहा, अंजलि को मायके भेज दीजिए। आपके हाँ होते ही अमित तो सविता जी बोली, समधन जी आपका दिमाग खराब हो गया है, लोग क्या कहेंगे, बहू की सेवा करने की बारी आई तो हमने उसे मायके भेज दिया और फिर हमारे घर में 2-2 शादियाँ आ रही हैं। घर की बहू नहीं रहेगी तो पूरी दुनिया मुंह पर थू थू करेगी और फिर काम तो सारा उसे ही करना पड़ेगा। आखिर लोग बहू किस लिए लाते हैं घर में, आप तो बहुत अच्छे से ही जानती हैं ये सब। आपकी भी एक बहू है, बावजूद इसके आप ऐसा कह रही हैं। उनकी कड़वे बातें सुनकर सरिता जी तिलमिला उठी। सच उनकी सोच भी इतनी ही घटिया थी। उन्होंने कौन सा अपनी बहू को मान सम्मान दिया, कभी उनकी परवाह की, कभी उसने इंसान समझा। वो तो आज उनकी बेटी पर गुजर रही थी तो अकल ठिकाने आ गई। सविता जी की बातें सुन सौम्या बोली, आंटी जी आपने बिल्कुल सही कहा, बहुएं तो काम करने के लिए आती हैं, चलो अच्छा ही हुआ कि आपने खुद ही मना कर दिया, हमारी जान बची। मतलब क्या कहना चाहती हो? यही कि अगर अंजलि दीदी यहाँ आ जाती तो हमारा कितना खर्चा बढ़ जाता, ऊपर से डिलीवरी आखिर किसे पता है नॉर्मल होगी या ऑपरेशन से। सुना है लाखों खर्च होते हैं अस्पताल में, उसके बाद जच्चा बच्चा की देख रेख, खाना पीना। सच में आप बहुत महान हैं जो कि इतना खर्चा भी करेंगी और बहू की सेवा भी करेंगी। हम तो धन्य हो गए आप जैसी महान सास पाकर। सौम्या की बातें सुनकर वे सोचने लगी, हे भगवान, ये मैंने अपने मुंह से ही क्या क्या बक दिया अनाप शनाप। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, मैं तो सिर्फ काम की सोच रही हूँ, खर्चों के बारे में तो मेरा ध्यान गया ही नहीं। सच आजकल कितना पैसा खर्च होता होगा। अगर मैं बहू को मायके भेज दूँ तो सब कुछ फ्री में हो जाएगा। सोच कर ही तपाक से बोल पड़ी, अरे बेटी, अब सरिता जी का इतना मन ही है तो मैं उन्हें उनकी बेटी से अलग कैसे करूँ। उनका भी मन होता होगा अपनी बिटिया को अपने आंखों के सामने रखने का। लाड़ लड़ाने का एक काम करो, अमित को कल ही भेज दो, मैं बहू को तैयार कर दूंगी और उसे अपने मायके भेज दूंगी, और उसकी पैकिंग करके उसे 6 महीने से पहले ना भेजना। हाँ, मैं अस्पताल आकर अपने पोते का मुंह जरूर देख लूँगी। कहते हुए फ़ोन रख दिया। इधर सरिता जी को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सविता जी को अचानक क्या हुआ। तब सौम्या बोली, जो लोग कुटिल और लालची होते हैं ना, उनसे उन्हीं की भाषा में बात कीजिए।
तो उन्हें समझ में आ जाती है। वही हुआ, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकला तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है ना। ठीक माँ जी, मैंने वही किया। उसकी बात सुनकर सरिता जी को बहुत पछताप हुआ। अब उसने अपने बहू को कितना तंग किया, मगर आज उसने मेरी परेशानी नहीं देखी गई। काश मैं भी पत्थर दिल ना होती और अपनी का दर्द समझती। सोचते हुए बोली, सौम्या बहू, मुझे माफ़ कर दे। बहू, मैंने तेरे साथ क्या नहीं किया, फिर भी तूने आज मेरी बेटी के बारे में इतना सोचा। माँ जी, आप आगे कुछ ना कहें, इससे पहले आप मेरी सुन ले। मुझे आपकी माफ़ी नहीं चाहिए और ना ही मैं आपको माफ़ कर पाऊंगी। मुझे आपके मुंह से बुरी बहू कहलाना ही पसंद है। आप मुझे वही कहिए। आपने हमेशा अपने फ़ायदे के बारे में सोचा, मगर मैं ऐसी नहीं हूँ। अंजलि मेरी ननद है, यह सोचकर मैंने मदद की। इंसान की मदद करना दूसरे इंसान का फ़र्ज है। बस मैंने अपनी इंसानियत निभाई। कहते हुए वह अपने कमरे में चली गई। अब सुधा जी के पास अपने किए पर अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं था। तो देखा दोस्तों आपने इस कहानी में, जो सास अपनी बहू के प्रेग्नेंट होने पर तो उसे दर्द ही नहीं लगा महसूस होता, लेकिन जब वही स्थिति अपनी बेटी पर आन पड़ी तो उसे सारे दिन में तारे नजर आने लगे। तो इसीलिए कहा गया है कि बेटी बहू दोनों का दर्द एक समान समझिए। घर परिवार को चलाने के लिए यह आवश्यक है। तो धन्यवाद। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब मिलते हैं नई कहानी में नई